पश्चिमी अफ्रीका के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप आइलैंड प्रिंसिपे। सुबह से बारिश हो रही थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था। इस आइलैंड पर एक अंग्रेज एस्ट्रोनॉमर अपने टेलीस्कोप और फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी हालत उस समय काफी खराब थी। नाम था आर्थर एडिंगटन। अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर थे। हजारों किलोमीटर का सफर करके इस द्वीप पर सिर्फ एक चीज के लिए पहुंचे थे। उस दिन दोपहर को फुल सोलर एक्लिप्स होना था। कुछ मिनटों के लिए दिन में अंधेरा हो जाना था और उसी अंधेरे में एडिंगटन को सूरज के आसपास दिखने वाले तारों की तस्वीरें खींचनी थी। सवाल ये था कि तारों की तस्वीरों के लिए कोई इंसान इतना लंबा सफर क्यों करेगा? तो जवाब ये था कि बर्लिन के एक फिजिसिस्ट इस एक्सपेरिमेंट पर नजर गड़ाए हुए थे और इनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी और इस थ्योरी पर एक भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि रोशनी सीधी लाइन में नहीं चलती। जब किसी तारे की रोशनी सूरज के पास से गुजरती है तो सूरज की ग्रेविटी उसे मोड़ देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइंस्टीन ने यह भी बता दिया अपनी इक्वेशन से कि ये रोशनी ठीक कितनी मुड़ेगी, एक सटीक आंकड़ा बताया। अब ये थ्योरी थी उस टाइम, तो एक्सपेरिमेंट इसी चीज का हो रहा था उस द्वीप पे। उसी दिन ब्राजील के सोब्राल में एक दूसरी टीम थी, वो भी तस्वीरें ले रही थी। अब महीनों तक इन तस्वीरों का मिलान हुआ, नापजोख चली और फिर 6 नवंबर 1919 को लंदन में रॉयल सोसाइटी की एक भरी हुई बैठक में नतीजा सुनाया गया। नतीजा क्या था कि रोशनी मुड़ी थी, ठीक उतनी ही या लगभग उतनी ही जितना आइंस्टीन ने बताया था। अगली ही सुबह आइंस्टीन दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट बन गए और 200 साल पुरानी न्यूटन की थ्योरी को पहली बार अधूरा मान लिया गया। लेकिन ये कहानी ना आइंस्टीन की है, ना एडिंगटन की, ना ही न्यूटन की। इस कहानी का असली किरदार उस वक्त, जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वियना में बैठा एक 17 साल का लड़का था जिसका नाम था कार्ल पॉपर। आगे चलकर पॉपर 20वीं सदी के सबसे बड़े फिलोसोफर्स में गिने गए, लेकिन 1919 में बस वो एक बेचैन नौजवान थे जो वियना की हर बौद्धिक बहस में घुसे रहते थे। उस साल वियना में 3 बड़ी थ्योरीज हवा में थी। पहली कार्ल मार्क्स की, जो सिद्धांत कहता है कि इंसानी इतिहास आइडियाज से नहीं या धर्म से नहीं बनता, बल्कि इससे बनता है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। दूसरी थ्योरी थी सिगमंड फ्रॉइड की, साइकोएनालिसिस की थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड उस टाइम मशहूर हो रहे थे। और फिर उसके बाद ये तीसरी थ्योरी आई आइंस्टीन की, रिलेटिविटी की। पॉपर ने अपनी किताब कंजेक्चर्स एंड रेफ्यूटेशंस में लिखा है कि उन दिनों उन्हें एक बात खटकने लगी थी। क्या? कि मार्क्स और फ्रॉइड के मानने वालों के पास हर चीज का जवाब था। अखबार खोलो, कोई भी खबर उठाओ और वो उसमें अपनी थ्योरी की पुष्टि ढूंढ लेते थे। आप साइकोएनालिसिस से बता सकते हो कि ये कत्ल किया क्यों किया, ये क्राइम किया क्यों किया, ये सब कुछ। और उसी तरह कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कहीं कोई क्रांति हो रही है या गरीब आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें भी मार्क्सवाद के समर्थक अपनी थ्योरी की पुष्टि ढूंढ लेते थे। पॉपर उन दिनों वियना में बच्चों के साथ सोशल वर्क कर रहे थे, जहां उनका वास्ता उस टाइम पे फ्रॉइड के एक समकालीन साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर से हुआ। पॉपर ने एडलर को एक बच्चे का केस सुनाया तो एडलर ने उस बच्चे को देखे बिना ही उसका पूरा विश्लेषण कर दिया। अब पॉपर ने हैरान होकर पूछा कि भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह देते हो या कैसे कह रहे हो? तो एडलर ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास 1000 गुना अनुभव है, मैंने 1000 बार ऐसे केसेस देखे हैं, तो ये मेरा अनुभव है, इस हिसाब से मैं सीख गया हूँ। तब पॉपर के मुंह से निकला, तो मेरा अंदाजा ये है कि इस नए केस के साथ आपका अनुभव 1001 गुना हो गया है। कुल मिलाकर बात यह कि एक तरफ ये थ्योरीज थी जो कभी गलत साबित हो ही नहीं रही थी, जबकि दूसरी तरफ आइंस्टीन थे जिन्होंने खुद कहा था कि अगर तारे नहीं खिसके या लाइट नहीं खिसकी तो मेरी थ्योरी गलत है। पॉपर के दिमाग में यहीं से वो सवाल बैठा जिसने आगे चलकर 20वीं सदी की सोच बदल दी। सोचिए कि साइंस आखिर है क्या? वो कौन सी चीज है जो साइंस को बाकी हर दावे से अलग करती है? किसी चीज को साइंटिफिक कहने का मतलब क्या होता है? ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है जितना पहले था। आपने भी ये लाइनें अक्सर सुनी होंगी कि साइंस भी तो बदलती रहती है। पहले कहते थे अंडा खाओ, फिर कहते हैं मत खाओ, अब फिर कह रहे हैं खाओ। साइंस भी तो एक तरह का विश्वास है। और सच कहें तो ये सवाल बेवकूफ़ी भरा नहीं है, इसके जवाब हैं, लेकिन सवाल अपने आप में जेन्युइन है। और ये सवाल
फिलॉसफी के सबसे कठिन सवालों में से, सबसे गहरे सवालों में से एक है, जिस पर दुनिया पिछले 300 साल से बहस कर रही है। तो आज हम यही जानेंगे वो कौन सी एक दलील थी जिसने 250 साल पहले साइंस की पूरी नींव हिला दी और जिसका पक्का जवाब आज तक किसी फिलोसोफर के पास नहीं है। क्यों पॉपर ने कहा था कि साइंस कभी कुछ साबित कर ही नहीं सकती, और फिर वही पॉपर साइंस के सबसे बड़े वकील कैसे बन गए। वो कौन सी किताब थी कि जिसने दावा किया कि साइंस तर्क से नहीं क्रांतियों से आगे बढ़ती है और जिसने साइंटिस्ट को ही नाराज कर दिया। साइंस काम कैसे करती है? क्या साइंस अपने आप में सच है या इसके पीछे भी कोई फिलॉसफी है? क्या इसके पीछे कोई सिस्टम है? जो लोग कहते हैं कि साइंस धर्म की जगह ले सकती है, उनका दावा कहां चूक जाता है? इन सब बातों पर बात होगी आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं मीमांसा, जिसमें आज बात करेंगे साइंस के दर्शन पर। शुरुआत एक मामूली सी बात से करते हैं। आज सुबह आप उठे और आपने नल खोला। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि पानी की जगह कहीं इसमें से तेजाब तो नहीं निकल जाएगा। आपने चाय पी और ये मानकर पी कि आज भी चाय का असर वही होगा जो कल हुआ था। आप सड़क पर निकले और ये मानकर निकले कि ग्रेविटी आज भी वैसे ही काम कर रही होगी जैसे कल करती थी। आपकी पूरी जिंदगी इस अनकहे भरोसे पर चलती है, लेकिन हम सब इसको साइंटिफिक कहते हैं कि ग्रेविटी को मानना साइंटिफिक है। जो अब तक होता आया है वो आगे भी होगा, ये हम मानकर चलते हैं। और इसी भरोसे का एक नाम है जिसे कहते हैं इंडक्शन, यानी बार बार एक ही चीज को देखो और उसमें से फिर एक जनरल नियम निकाल लो। मैंने अब तक जितने कौवे देखे हैं सब काले थे, इसलिए सारे कौवे काले होते हैं। साइंस की पूरी इमारत इसी इंडक्शन पर खड़ी है। न्यूटन ने चीजों को गिरते देखा, ग्रहों की कक्षाएं देखी और ग्रेविटी का एक यूनिवर्सल नियम निकाल लिया। हर दवा का ट्रायल, हर लैब का एक्सपेरिमेंट, हर इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सब इसी तर्क पर चलता है कि जो अब तक होता आया है वही आगे भी होगा। लेकिन 18वीं सदी में एक आदमी ने इस पूरी इमारत के नीचे से ईंट खींच ली। इनका नाम था डेविड ह्यूम। 1711 में स्कॉटलैंड में जन्मे फिलोसोफर, जिन्हें आज भी अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े दार्शनिकों में गिना जाता है। ह्यूम ने एक सीधा सा सवाल पूछा, आपके पास सबूत क्या है कि भविष्य अतीत जैसा होगा? हाँ, रोज सूरज निकलता है, लेकिन ये कैसे कहेंगे कि कल भी निकलेगा? ह्यूम कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए, आपने अभी क्या किया। जब आप ये कहते हैं कि कल भी सूरज निकलेगा और आपसे पूछा गया क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि कल निकला था तो कल भी निकलेगा। आपसे पूछा गया था कि अतीत के अनुभव पर भरोसा क्यों करें, और आपने जवाब में अतीत का अनुभव ही पेश कर दिया सबूत के तौर पे। ये वैसा ही है कि कोई कहे कि मुझ पर भरोसा करो और आप पूछे क्यों करें, तो आप कहें या वो कहे कि मैं हूं भरोसेमंद इसलिए करो। इसी को प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। मीमांसा के कई एपिसोड्स में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। बटन दबाने पर लाइट जलती है, यह 1000 बार होता है, लेकिन इससे यह साबित कहीं नहीं होता कि बटन दबाने से लाइट जलती है। कॉज एंड इफेक्ट का कोई रिलेशन हम साबित नहीं कर सकते। हम बस 1000 बार, 10 लाख बार ये देख सकते हैं कि बटन दबाने पर लाइट जलती है। इंडक्शन से अनुभव को प्रूव करने की हर कोशिश दरअसल एक गोल चक्कर है। आप हर बार ये कहते हो कि ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा हुआ था, लेकिन ये भी तो अनुभव ही है कि पहली बार हुआ था और नया भी अनुभव ही है। इससे ये कॉजल रिलेशन डेवलप नहीं होता। ये बात प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहलाती है। बर्ट्रैंड रसल 20वीं सदी के ब्रिटिश फिलोसोफर ने अपनी किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी में इस बात को एक मुर्गी की कहानी से समझाया है। अब मान लीजिए मुर्गी है, एक किसान रोज सुबह आता है, दाना डाल देता है। पहले दिन, दूसरे दिन, 100वें दिन, 100 दिन तक दाना मिलता रहता है। अब मुर्गी के पास सोचे डेटा क्या है? डेटा ये है कि किसान का आना मतलब दाना मिलेगा। मुर्गी की साइंस परफेक्ट है, लेकिन फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन सुबह किसान आता है और दाने की जगह गर्दन मरोड़ देता है। मुर्गी का इंडक्शन उस आखिरी सुबह से पहले 100% सही था। ह्यूम का निष्कर्ष अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि इंडक्शन के पीछे कोई तर्क नहीं है, ये बस आदत है। जैसे कुत्ता घंटी सुनकर खाने की उम्मीद करता है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि कल सूरज उगा था तो कल भी सूरज उगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी इसी आदत को, इसी पैटर्न को रीजन कह देता है। ध्यान रहे,
ह्यूम साइंस के दुश्मन नहीं थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि साइंस गलत है, बल्कि अपनी ज़िंदगी भी वो इंडक्शन के सहारे ही जिएंगे। आप ज़मीन पर पैर रखेंगे तो ये तो भरोसा करना ही पड़ेगा कि ज़मीन ठोस रहेगी। लेकिन ह्यूम का कहना कुछ अलग था। उनका कहना था कि ये सब भरोसा ठीक है भाई साहब, लेकिन ये मत कहो कि ये तर्क संगत है। ये तर्क संगत बुनियाद जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वो मिल ही नहीं सकती। कैम्ब्रिज के फिलोसोफर फ्रैंक रैमजी ने 1920 के दशक में यहां तक कह दिया था कि इंडक्शन का जस्टिफिकेशन मांगना, यानी इंडक्शन का प्रूफ मांगना, चांद को मांगने जैसा है। अब देखिए इसके मायने क्या हैं। ये साइंस की काफी पुरानी प्रॉब्लम है। हर हवाई जहाज जो उड़ता है, हर पुल जिससे आप गुजरते हैं, हर वैक्सीन जो आपके बच्चे को लगती है, सब इसी भरोसे पर टिकी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम कल भी वही रहेंगे जो आज है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम कल भी वही रहेंगे जो आज है, ये प्रूव नहीं किया जा सकता। 300 साल की मेहनत के बाद भी न साइंस के पास न फिलॉसफी के पास इस भरोसे का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। हर बार घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है कि कल काम किया था इसलिए अगले दिन काम करेगा, बाकी हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते। तो देखिए साइंस की नींव में एक छेद है। हम कहते हैं कि ये बात साइंटिफिक है, ये बात प्रूवेबल है, बदलेगी नहीं, खराब नहीं होगी, गलत नहीं होगी। लेकिन फिलॉसफी पर जाएंगे तो समझेंगे कि ये बात में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बस इंडक्शन से निकलती है। हालांकि काम की है लेकिन इंडक्शन से निकलती है। अब क्या इससे साइंस और अंधविश्वास बराबर हो गए? यार मैं रोज बिल्ली काटती है तो बुरा हुआ था तो आज भी होगा, ये वाली बात और साइंस की बात क्या बराबर हो गई? नहीं। यहीं पर वो 17 साल का वियना वाला लड़का वापस आता है, कार्ल पॉपर। उन्होंने ह्यूम की दलील पढ़ी और मान ली। जी हाँ, मान ली। पॉपर ने कहा ह्यूम सही है, इंडक्शन को सही ठहराया नहीं जा सकता, यानी इंडक्शन को लॉजिकल या कॉजल नहीं कहा जा सकता। कोई भी थ्योरी चाहे उसके पक्ष में 10 लाख ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन इससे वो प्रूव नहीं हो जाती। लेकिन फिर पॉपर ने वो बात कही जिससे पूरा खेल पलट गया। उन्होंने कहा साइंस का काम ये है ही नहीं कि साबित किया जाए। साइंस ये नहीं करती कि 1 + 1 = 2 साबित करो, या सोडियम को पानी में मिलाया जाए तो उसमें आग लग जाएगी। ये साबित करना साइंस का काम नहीं है। आप 10 लाख सफ़ेद हंस देख लीजिए, इससे ये साबित कभी नहीं होता कि सारे हंस सफ़ेद हैं। लेकिन एक चीज़ कर सकता है साइंस, सिर्फ एक काला हंस दिख जाए तो ये पक्का साबित हो जाता है कि सारे हंस सफ़ेद नहीं हैं। सही साबित करने और गलत साबित करने के बीच जो एक गैर बराबरी है, पॉपर ने इसी पर मॉडर्न साइंस की पूरी नई परिभाषा खड़ी करी। और इस परिभाषा से एक ऐसा नतीजा निकला जो सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन शायद इस एपिसोड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। साइंस की ताकत ये नहीं है कि वो सही होती है, साइंस की ताकत ये है कि वो गलत साबित हो सकती है। पॉपर की बात समझने के लिए आप अपने मोहल्ले के ज्योतिष के पास चलिए। अब आप उनके पास गए और उन्होंने कहा इस साल आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अब सोचिए ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें ये बदलाव नहीं आएगा? कोई चेहरा देख के कहेगा तुम बड़े मनचले हो। अब कौन मनचला नहीं होता? वो कौन सा साल होगा जिसमें आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा? मान लीजिए नौकरी बदली, बदलाव आ गया। अब नौकरी नहीं बदली लेकिन आप बदलना चाहते रहे तो बदलाव अंदर से आ गया। शादी हुई तो बदलाव, कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए कोई गलत बदलाव नहीं आया या सही बदलाव नहीं आया, तो सामने वाला ये भी कह सकता है कि मैंने तो उपाय बता ही दिया था। यानी किसी न किसी तरीके से आप हर नतीजे को सही ठहरा सकते हैं। और अब इसकी तुलना आप मौसम विभाग से करिए। दिल्ली में इन दिनों मौसम विभाग वालों को काफ़ी गाली पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हर दिन वो कहते हैं आपके शहर में बारिश होगी, लेकिन अगले दिन ही पता चल जाता है कि ये दावा सही था या गलत। मौसम विभाग अक्सर गलत निकलता है और ज्योतिष कभी गलत नहीं निकलते। पॉपर का पूरा दर्शन इसी उलटबासी पर खड़ा है। जो दावा गलत निकल ही नहीं सकता वो दावा है ही नहीं। जिस बात को गलत प्रूफ ही नहीं किया जा सकता उसे आप बात ही मत मानिए। यानी साइंस इस बात पर टिका है कि आप अगर कोई बात कह रहे हो, कोई दावा कर रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसा माध्यम या ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिससे हम उस बात को गलत प्रूव कर सकें। 1 + 1 = 2 है, इसको हम गलत कैसे प्रूव करेंगे? 1 + 1 = 3 दिखाकर।
हंस सफेद होते हैं, इस बात को गलत कैसे प्रूव करेंगे? एक काला हंस दिखाकर। यानी जिस दावे को गलत प्रूव किया जा सकता है वही दावा करने लायक है, कहने लायक है। पॉपर ने अपनी किताब लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में इसे एक कसौटी की शक्ल दी, जिसे उन्होंने फॉल्सिफिकेशन कहा। यह किताब 1934 में जर्मन में छपी थी और 1959 में अंग्रेजी में। पॉपर लिखते हैं कि किसी थ्योरी के साइंटिफिक होने की पहचान ये नहीं है कि उसे सही साबित किया जा सके, पहचान ये है कि उसे गलत साबित करने का कोई रास्ता मौजूद हो। किताब में वो खुद एक उदाहरण देते हैं। एक वाक्य है कि कल यहां बारिश होगी या नहीं होगी। कोई एम्पेरिकल दावा नहीं है क्योंकि इसे छुटलाया नहीं जा सकता। अब ये वाक्य कि कल यहां बारिश होगी या नहीं होगी, ये तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन ये वाक्य कि कल यहां बारिश होगी, ये एक साइंटिफिक दावा हो सकता है क्योंकि कल का दिन इसे झूठा साबित कर सकता है। इसी कसौटी पर पॉपर ने फ्रॉइड को परखा। फ्रॉइड यानी सिगमंड फ्रॉइड, वियना के वही डॉक्टर जिन्होंने साइको एनालिसिस की नींव रखी और जिनका दावा था कि इंसान के हर बर्ताव की जड़ उनके अनकॉन्शियस मन में है। तो पॉपर ने एक मिसाल रखी। देखिए, एक इंसान बच्चे को डुबाने की नीयत से नदी में धक्का देता है, दूसरा इंसान उसी बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। फ्रॉइड कहेंगे पहले आदमी के भीतर दबी हुई कुंठा थी तो उसने बच्चे को धक्का दे दिया, जबकि दूसरे ने अपनी कुंठा को त्याग की शक्ल दे दी और बच्चे को बचा ले लिया। यानी धक्का दिया तब भी थ्योरी सही और बचा लिया बच्चे को तब भी थ्योरी सही। पॉपर ने पूछा, अब बताइए इसमें वो कौन सा बर्ताव है जो इस थ्योरी को गलत ठहराएगा? साइको एनालिसिस का कौन सा टेस्ट है जो फ्रॉइड की थ्योरी को गलत ठहरा सकता है? अगर नहीं ठहरा सकता तो ये साइंटिफिक क्लेम है ही नहीं। जबकि आइंस्टीन की थ्योरी उन्होंने लिखकर पहले से ही दे दिया कि अगर ये हुआ तो मेरी थ्योरी चलेगी, अगर नहीं हुआ तो मैं गलत हूं। यानी आप आइंस्टीन की थ्योरी को टेस्ट कर सकते थे, जबकि फ्रॉइड की थ्योरी को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं था। यानी देखिए, साइंस को लेकर हमारी आम मान्यता होती है कि साइंस का मतलब है कि हम सच्चाई खोजते जाते हैं और उस हिसाब से साइंस बनती जाती है, जबकि पॉपर के अनुसार साइंस ऐसा नहीं है। साइंस अंदाजों की बात है कि आप अंदाजा लगाते रहते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं और हर थ्योरी पर मुकदमा हमेशा चलता रहता है। वो थ्योरी हमेशा टेस्ट होती रहती है, उस पर हमेशा हमले किए जाते हैं जब तक वो गलत साबित न हो जाए। कोई थ्योरी कभी पक्की एंड फाइनल नहीं होती, बस उसके पास हमारे पास एक तरीका होता है कि उसको हम गलत साबित कर सकें। लोग टेस्ट करते रहते हैं, जिस दिन किसी ने गलत साबित कर दिया तो थ्योरी या तो बदल जाएगी या कुछ और होगा, लेकिन टेस्ट करने का तरीका है, अनुमान है जिसको आप टेस्ट करते रहते हो। न्यूटन की थ्योरी 200 साल तक हर मुकदमा जीतती रही, लेकिन फिर 1919 की एक रात हार गई। तो जब कोई पूछे कि क्या साइंस गलत हो सकती है तो पॉपर का जवाब है, गलत हो सकना ही तो साइंस है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, इसलिए वो साइंस नहीं है। और यहीं से उस सवाल का जवाब भी निकलता है जो शुरू में उठा था, अंडा खाओ अंडा मत खाओ वाली बात साइंस की कमजोरी नहीं है, वो साइंस का सिस्टम काम करते हुए दिख रहा है। जिस दिन साइंस अपनी बात बदलना बंद कर दे, उस दिन ये समझिएगा कि साइंस खत्म हो चुकी है। अब पॉपर की बात से ये लग सकता है कि साइंस का दर्शन हमें समझ आ गया, जो गलत हो सकता है वो साइंस है और अनुमान है, लेकिन जो खत्म हो जाए वो दर्शन क्या? तो पॉपर की बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी एक दरार है और इस दरार की कहानी 1846 के एक टेलीस्कोप से शुरू होती है, जहां एक ग्रह अपनी तय जगह से भटका हुआ था। नियम के हिसाब से न्यूटन की थ्योरी को उसी रात गलत मान लिया जाना चाहिए था, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं किया और उस उल्टे काम ने हमें सौरमंडल का 8वां ग्रह दे दिया। कहानी शुरू होती है 1846 के पेरिस से। एक 35 साल का फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर महीनों से कागजों के पहाड़ में डूबा हुआ है। इनका नाम था अर्बे लेवेरिये। समस्या इनकी पुरानी थी और पूरे यूरोप के एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान कर रही थी। यूरेनस, जो उस वक्त सौरमंडल का सबसे दूर का नॉन ग्रह था, न्यूटन के नियमों की सुनता ही नहीं था। न्यूटन का गणित कहता है कि उसे आसमान में यहां होना चाहिए और वो होता था हमेशा थोड़ा और आगे। गड़बड़ी छोटी थी लेकिन थी और साल दर साल बढ़ती जा रही थी। अब पॉपर के नियम को याद कीजिए। थ्योरी ने भविष्यवाणी की, ऑब्जर्वेशन ने भविष्यवाणी को गलत ठहराया, मतलब थ्योरी गलत साबित हो गई। अब नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था?
यूरोप के हर एस्ट्रोनॉमर को उसी दिन न्यूटन की किताबें अलमारी में रखकर नई थ्योरी ढूंढने निकल जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। किसी के दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि न्यूटन गलत हो गए हैं। लेवेरिये ने भी उल्टा सोचा। उन्होंने कहा, न्यूटन तो गलत नहीं हो सकते। अगर यूरेनस भटक रहा है तो जरूर कोई और चीज है जो उसे भटका रही है। कोई ऐसा ग्रह है जो शायद टेलीस्कोप में नहीं आया और शायद उसी की ग्रेविटी के चलते यूरेनस की कक्षा में असर पड़ रहा है। तो लेवेरिये ने वही किया जो सुनने में अजीब लगता है। उन्होंने न्यूटन के गणित से ही हिसाब लगाकर बता दिया कि वो अनदेखा ग्रह आसमान में ठीक किस जगह होगा। 18 सितंबर 1846 को अपनी एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा और उसे बर्लिन भेजा, योहान गाले नाम के एक एस्ट्रोनॉमर को, जिनके पास एक अच्छा टेलीस्कोप था। चिट्ठी पढ़कर गाले ने उसी रात टेलीस्कोप उस जगह घुमाया जो चिट्ठी में बताई गई थी और वहां उन्होंने 1 डिग्री से भी कम दूर एक नया ग्रह ढूंढ लिया, जिसका नाम आज हम नेपच्यून कहते हैं। अब देखिए, ये बात कार्ल पॉपर से कुछ अलग है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ अलग आया। एक थ्योरी थी, थ्योरी ने ये भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी से कुछ अलग हुआ, लेकिन थ्योरी गिरी नहीं। ऐसा हुआ नहीं कि न्यूटन की थ्योरी को उस दिन खत्म मान लिया गया, जबकि उसी को इस्तेमाल कर एक नया ग्रह ढूंढ लिया। अब सोचिए, जिस हरकत के लिए पॉपर ने फ्रॉइड के चेलों को स्यूडो साइंटिस्ट कहा कि ये भाई तुम्हारी बात तब भी सही अब भी सही, और उसको थ्योरी को बचाने के लिए हमेशा साइको एनालिसिस में ऐसा किया जाता था कि अगर ये बात पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हो रही है तो एक नया नियम लगा दो, एक नई बात बता दो, एक नया सपना बता दो। लेकिन ठीक यही हरकत तो वहाँ साइंटिस्ट ने भी की जिस मामले में नेपच्यून खोजा गया। तो इसी से साइंस की एक बड़ी खोज निकली। अब इसी गुत्थी को फिलॉसफी में एक नाम मिला। फ्रेंच फिजिसिस्ट पियरे ड्यूहम और अमेरिकी फिलोसोफर विलार्ड क्वाइन के नाम पर इसे ड्यूहम क्वाइन समस्या कहते हैं। बात इतनी सी है कि कोई भी थ्योरी अदालत में कभी अकेले पेश नहीं होती। जब आपने यूरेनस को देखा तो सिर्फ न्यूटन की थ्योरी नहीं परखी गई, आपने ये भी तो मान रखा था कि आपका टेलीस्कोप ठीक काम कर रहा है। अब ये भी मानना पड़ेगा कि सौरमंडल में सिर्फ उतने ही ग्रह हैं जितने हमको पता हैं, या फिर हमारे डेटा में कोई गलती तो नहीं है। भविष्यवाणी गलत निकली तो कसूरवार कौन होगा? क्या थ्योरी होगी, या टेलीस्कोप, या गिनती, या आपका डेटा, या ग्रहों की लिस्ट? एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट ये नहीं बता सकता कि क्या गलत है। एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना बताता है कि इनमें कहीं ना कहीं गलती है, और कहां गलती है ये फैसला इंसान करता है। नेपच्यून खोजने के बाद लेवेरिये के सामने एक और भटका हुआ ग्रह था, बुध, मरकरी, जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी कक्षा भी न्यूटन के हिसाब से जरा सी हटी हुई थी। तो लेवेरिये ने भरोसे से भरकर, मतलब वही जो पहले काम किया था, उन्होंने वही दांव खेला। उन्होंने कहा सूरज के पास एक और छोटा ग्रह है जिसके कारण बुध की कक्षा में प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने उसे नाम भी दिया, नाम वल्कन। दशकों तक कई एस्ट्रोनॉमर्स वल्कन ग्रह को ढूंढते रहे। कुछ तो उसे देख लेने का दावा भी कर रहे थे, लेकिन वल्कन कभी मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वल्कन कभी था ही नहीं। मरकरी की गड़बड़ी का असली जवाब 1915 में मिला, जब आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी ने बिना किसी नए ग्रह के सिर्फ ग्रेविटी की नई समझ से वो गड़बड़ी ठीक ठीक समझा दी। इस बार थ्योरी को बचाने वाला बहाना गलत था और थ्योरी सच में मर रही थी एज इन द सेंस की न्यूटन से बेहतर थ्योरी मिल गई थी। तो पिछली बार जब नेपच्यून की खोज हुई तब थ्योरी नहीं बदली गई, न्यूटन की ही थ्योरी चलती रही, उसी से नेपच्यून को खोजा गया। लेकिन जब मरकरी का मामला आया तो यहाँ न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई, और तब से हम आइंस्टीन की थ्योरी को ज़्यादा बेहतर मानते हैं या ज़्यादा सटीक मानते हैं, कुछ मामलों में खासकर। अब इन दोनों मामलों की फिलॉसफी समझिए। यूरेनस के मामले में न्यूटन को बचाना समझदारी थी, जबकि मरकरी के मामले में यह ज्यादा समझदारी थी कि आप मान लो कि न्यूटन गलत थे, उसकी जिद रखना गलत था। दोनों में देखने वाले एक जैसे थे और दोनों में साइंटिस्ट ने एक ही काम किया था। फर्क सिर्फ नतीजे ने बताया, वो भी 70 साल बाद। तो सवाल ये उठता है कि कहाँ ये डिसाइड होगा, ये नियम कहाँ से आएगा कि हम जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल होगा तो ये मान लेंगे कि भाई ये थ्योरी गलत है, और कब हम मान लेंगे कि नहीं थ्योरी तो ठीक है, कुछ कहीं और गलती हुई है। अब इसी बात को पॉपर से जोड़ के देखिए तो पॉपर तो कह रहे थे कि गलत साबित हुआ तो फिर हम बदल देंगे, लेकिन पॉपर की किताब में ऐसा कोई नियम नहीं था कि कब थ्योरी को ट्वीक करेंगे, कब थ्योरी बदलेंगे, कब हम एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे, कब हम क्या करेंगे, किस हिसाब से तय होगा कि साइंस गलत साबित हुआ है या नहीं। इस बात का पॉपर ने कभी कोई नियम नहीं दिया। और इसी बात पर 1962 में अमेरिका के फिजिसिस्ट ने
एक फिजिसिस्ट जो फिजिक्स छोड़कर साइंस का इतिहास पढ़ाने लगा था, उसने एक पतली सी किताब लिखकर कहा कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं, और फिर इस किताब ने दर्शन में या विज्ञान के दर्शन में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। कहानी का अगला सिरा शुरू होता है 1947 की गर्मियों से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कमरा, जहां फिजिक्स का एक 24 साल का पीएचडी स्टूडेंट एक पुरानी किताब लेकर बैठा है। इनका नाम था थॉमस कून। उन्हें एक काम मिला था। यूनिवर्सिटी चाहती थी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को साइंस का इतिहास पढ़ाया जाए, और तैयारी के लिए कून को अरस्तु की फिजिक्स पढ़ानी थी। वही अरस्तु, प्राचीन यूनान के दार्शनिक जिनकी बात 2000 साल तक यूरोप में पत्थर की लकीर मानी गई। और कून अब उनको पढ़ते जा रहे हैं और उनका सिर घूम रहा है, क्योंकि अरस्तु की फिजिक्स सिर्फ गलत नहीं थी, वो बेतुकी थी। अरस्तु कहते हैं कि पत्थर नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि नीचे गिरना उसका स्वभाव है। अब बात ये है कि अरस्तु को लॉजिक का जनक कहा जाता है, महान फिलोसोफर है। बायोलॉजी में उनका काम अपने वक्त से सदियों आगे था, लेकिन फिजिक्स में वो इतनी बचकाना बात कैसे कह सकते थे। कून ने बाद में अपनी किताब द एसेंशियल टेंशन में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक दिन उन्हें बात समझ में आई। उन्हें लगा कि अरस्तु अपने हिसाब से पूरी तरह गलत नहीं थे, वो एक अलग दुनिया थी, वहां हर सवाल का मतलब अलग था। अरस्तु के लिए गिरना कोई मैकेनिकल घटना नहीं थी, वो चीजों को अपने ठिकाने पर लौटने की बात कर रहे थे। तो उस चश्मे से देखें तो अरस्तु की बात अलग है, उसे मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से देखना पूरी तरह सही नहीं होगा। कून को उस दिन समझ आया कि साइंस का इतिहास गलत से सही तक की यात्रा नहीं है, वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा है। इस यात्रा को कहते हैं पैराडाइम चेंज। ये शब्द कून की किताब का ही दिया हुआ था, और उस जमाने में खासकर 10 सालों तक, 70 के दशक में ये किताब ह्यूमैनिटीज में जब पढ़ाई जाती थी तो ये बहुत साइट की जाती थी, जिसमें कहा जाता था यू हैव टू लुक विद अ पैराडाइम। मतलब आपका एक पैराडाइम में देखने का एक नजरिया है और एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है। पैराडाइम को समझने के लिए किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के एक कमरे में चलिए जहां एक यूपीएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है। वो सिलेबस के भीतर 1000 सवाल उठाता है। ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है, वो किताब पढ़ूं, कोचिंग पढ़ूं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। लेकिन इन सब सवालों के बीच एक सवाल वो कभी नहीं उठाता। वो कभी ये नहीं पूछता कि सिलेबस तो गलत नहीं बना दिया है। वो हमेशा जो भी सिलेबस दिया रहेगा उसी की तैयारी करेगा। सिलेबस के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। सिलेबस वो जमीन है जिस पर खड़े होकर बाकी सारे सवाल पूछे जाते हैं। कून कहते हैं कि साइंटिस्ट भी ठीक ऐसे ही काम करता है। न्यूटन का जमाना हो तो न्यूटन के नियम सवाल नहीं होते, वो सिलेबस होते हैं। कून ने इस रोजमर्रा के कामकाज को नाम दिया नॉर्मल साइंस, और उसकी तुलना पहेली सुलझाने वाले से की। क्रॉसवर्ड भरने वाला आदमी अक्षरों से लड़ता है, लेटर से, लेकिन वो अखबार से नहीं लड़ता। कून की किताब की एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। वो कहती है कि नॉर्मल साइंस नई खोज का लक्ष्य रखती ही नहीं, और जब कामयाब होती है तो कुछ नया पाती भी नहीं। तो सोचिए साइंस में बदलाव आता कैसे है। तो अगर एक ही पैराडाइम, अगर आप न्यूटन के ही नियम मानकर चलते रहोगे, उसी के हिसाब से साइंस चलाते रहोगे, तो नया बदलाव कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, नई थ्योरी तब आएगी जब आप न्यूटन पे ही सवाल खड़ा करोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। नॉर्मली हम जिस पैराडाइम में होते हैं उसके ही मूल फैक्टर्स को या मूल नियमों को मानकर चलते हैं। अब ये बदलाव कैसे आता है? लेकिन साइंस में तो आता है बदलाव। तो कून ने कहा बदलाव ऐसे नहीं आता जैसा पॉपर ने कहा था। ऐसा नहीं होता कि डेटा गलत निकल जाए तो एकदम से सब कुछ क्रांति हो जाती है। आप नेपच्यून वाला एग्जाम्पल याद कीजिए, वहां भी गलती हुई थी, लेकिन वहां क्या हुआ था? नया नेपच्यून खोजा गया। एक गड़बड़ी थी लेकिन उससे नया प्लेनेट खोजा गया। सब कुछ नहीं बदला, पैराडाइम नहीं बदला। हालांकि कुछ गड़बड़ियां साइंस में ऐसी होती हैं जो किसी नेपच्यून से नहीं सुलझती। ऐसी अनसुलझी गड़बड़ियों, जिनको कून एनोमली कहते हैं, ये जमा होती जाती हैं। पहले शुरुआत में लोग इन्हें या साइंटिस्ट इन्हें नज़रअंदाज करते हैं कि यार छोड़ो इसको, छोड़ो अभी, बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन भी धीरे धीरे एनोमली बढ़ती जाती है, खुजली बन जाती है, और अंत में संकट। फिर एक दिन अक्सर किसी नौजवान के हाथों, जिसने पुराने पैराडाइम में अपनी ज़िंदगी नहीं लगाई होती, यानी पूरे पुराने पैराडाइम में ही अपना पूरा करियर नहीं लगाया होता, वो इतना अटैच नहीं रहता, तो वो एकदम से नया पैराडाइम लेकर आता है, और उसी दिन साइंस की पूरी दुनिया बदल जाती है। एक वाक्य में कहूं तो ऐसा नहीं होता कि आप मोमबत्ती को बेहतर करते करते एक दिन बल्ब तक पहुंच जाते हैं। बल्ब एकदम नई चीज है,
एक नई क्रांति। टॉलेमी से कोपरनिकस, न्यूटन से आइंस्टीन, कून ने इन सब को नाम दिया साइंटिफिक रेवोल्यूशन। कून ने अपनी किताब में एक और बात कही जो फिलोसफर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। दरअसल कून ने कहा कि जब दो पैराडाइम आमने सामने होते हैं, मान लीजिए एक पैराडाइम है न्यूटन का, एक पैराडाइम है आइंस्टीन का, तो अब इनके बीच फैसला करने वाला कौन है? कून ने कहा ऐसा नहीं, हम साइंस को अक्सर बहुत न्यूट्रल मानते हैं कि वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, लेकिन कून के अनुसार कोई निष्पक्ष अदालत नहीं होती। अब कून का दावा समझने के लिए पहले वो सुनिए जो हम आम रोज में मानकर चलते हैं। हम मानते हैं कि जब दो थ्योरी टकराती हैं तो दोनों को एक्सपेरिमेंट की अदालत में खड़ा किया जाता है, डेटा गवाही देता है और उसी दिन उसी अदालत में जो थ्योरी हकीकत के ज्यादा नजदीक होती है वो जीत जाती है। कून कहते हैं इतिहास उठाकर देखिए, जीत तो सही थ्योरी की ही हुई, लेकिन फैसले वाले दिन जज की कुर्सी खाली थी। टॉलेमी बनाम कोपरनिकस का मुकदमा ही ले लीजिए। टॉलेमी दूसरी सदी के यूनानी एस्ट्रोनॉमर जिनका मॉडल कहता था कि धरती केंद्र में है, लंबे समय तक यही माना जाता रहा और यह माना जाता था कि धरती केंद्र में है और सब कुछ चक्कर काट रहा है, सूरज धरती के चक्कर काट रहा है सब कुछ। तो कोपरनिकस आए 16वीं सदी के पॉलिस एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने सूरज को केंद्र में बताया। आज हमें लगता है कि कोपरनिकस की किताब छपते ही डेटा ने फैसला सुना दिया होगा कि जिस दिन उन्होंने कहा कि आप केंद्र में हैं हम सूरज, तो उसी दिन सबने मान लिया कि सूरज केंद्र में है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। 1543 की अदालत में चलिए जिस साल वो किताब छपी। ग्रह कहाँ दिखेगा, ग्रहण कब लगेगा, दोनों मॉडल टॉलेमी और कोपरनिकस का मॉडल लगभग सटीकता से बताते थे, दोनों ही बराबर सटीकता से बताते थे। और जो एक भविष्यवाणी दोनों को अलग करती थी उसमें डेटा कोपरनिकस के खिलाफ खड़ा था। ऐसे समझिए कि अगर धरती सूरज के चक्कर काट रही है तो 6 महीने में वो करोड़ों किलोमीटर खिसक जाएगी और तब आसमान में दिखने वाले तारे हमको थोड़े खिसके हुए दिखने चाहिए अपनी पोजीशन से, ऐसे ही जैसे गाड़ी के पास का पेड़ हमें खिसकता दिखता है। इसे पैरेलैक्स कहते हैं। टॉलेमी वालों ने कहा, टॉलेमी के समर्थकों ने कहा नापो। अब नापा गया, देखा गया तारे टस से मस नहीं हुए थे जबकि होने चाहिए थे। तो अब कोपरनिकस के समर्थकों के पास, उनके पास डेटा तो था नहीं, उन्होंने कहा था कि तारे दूर दिखने चाहिए, अलग दिखने चाहिए, हटे हुए दिखने चाहिए, लेकिन नहीं दिखे। तो अब उन्होंने अपने बचाव में कहा कि तारे इतनी दूर हैं कि ये खिसकाव हमें दिखता ही नहीं। कोई सबूत तो था नहीं इस बात का, बस थ्योरी को बचाने के लिए एक मान्यता गढ़ दी गई या जोड़ दी गई। सही बाद में साबित हुई, लेकिन तब तो वो मान्यता ही है। तो 1543 की उस अदालत में तस्वीर ये है कि सबूतों में बराबरी है और इकलौते निर्णायक टेस्ट में हार हुई है कोपरनिकस की। इसके बावजूद अगली 2-3 पीढ़ियों के सबसे तेज दिमाग, चाहे वो केपलर हो, गैलीलियो हो, वो कोपरनिकस के खेमे में चले गए। टॉलेमी के एस्ट्रोनॉमी को गलत मान लिया गया, या गलत नहीं माना गया तो उन्होंने उसे ज्यादा अच्छा माना। क्यों? क्योंकि मॉडल अच्छा था, गणित खूबसूरत थी, नौजवान खगोल शास्त्रियों को उसमें काम करने की, नए सवाल पूछने की ज्यादा जगह दिखाई देती थी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थ्योरी पर अपना करियर लगा दिया जो उस दिन डेटा में पिछड़ रही थी। कून का असली दावा यही है। साइंस के सबसे बड़े मोड़ों पर वैज्ञानिक सबूत गिनकर नहीं चलते, कई बार वादे पर दांव लगाते हैं, लेकिन दांव की एक खासियत होती है, उसका हिसाब होता है। अब देखिए कोपरनिकस के खेमे में जो गए, जैसे केपलर ने ये बताया कि जो कक्षाएं होती हैं वो अंडाकार होती हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं ग्रहों के। इसी तरह 1627 में ग्रहों की उन्होंने एक नई टेबल छापी जो पुरानी टेबल से कई गुना सटीक थी। 1661 में बुध सूरज के सामने से गुजरा। केपलर की भविष्यवाणी घंटों के फासले पर सही बैठी, जबकि पुराने मॉडल की गिनती दिनों से चूकी। 1687 में अब न्यूटन ने बताया कि ये ग्रह अंडाकार कक्षा में क्यों घूमते हैं। ऐसे ही 1729 में धरती की चाल का पहला सीधा सबूत मिला और 1838 में कोपरनिकस की मौत के करीब 300 साल बाद वो पैरेलैक्स भी नाप लिया गया, जिसके न दिखने का ताना टॉलेमी वाले दिया करते थे। तारे सचमुच उतनी ही दूर निकले जितना कोपरनिकस वालों ने बिना सबूत के मान लिया था। यानी हम घूमेंगे, धरती घूमेगी तो तारों की पोजीशन कुछ बदली हुई दिखाई देगी, ये बाद में प्रूव हो गया था। यानी बाद में बात सच साबित हुई। लेकिन क्या ये फैसला डेटा ने किया? क्या 1800 में आकर लोगों ने फैसला किया कि कोपरनिकस सही है? नहीं, ये फैसला पहले ही हो चुका था डेटा के बिना। वो तो बाद में ऑडिटिंग हुई,
पीढ़ियों बाद ऑडिटर की तरह ये बात तय हुई कि दांव सही लगाया था, वो दांव सही साबित हुआ। फर्क सुनने में बारीक लग सकता है या ये भी लग सकता है कि बाल की खाल निकाली जा रही है, लेकिन इससे ये समझिए कि क्रांति के वक्त, किसी वैज्ञानिक क्रांति के वक्त, वैज्ञानिक का भरोसा सबूत से नहीं आता, कई बार वो सादगी से आता है, गणित की खूबसूरती से आता है, वादे से आता है, उम्मीद से आता है। वही चीज़ें जो इमोशन का हिस्सा है, जो साइंस से अलग मानी जाती हैं, जिन्हें आर्ट का, ह्यूमैनिटीज़ का हिस्सा माना जाता है, वो भी साइंस पर असर डालती हैं। अब इसी बात पर 1970 के बाद साइंस की फिलॉसफी पर एक पूरी बहस खड़ी हुई। कई लोगों ने कहा कि जब डेटा से ये फैसला हुआ ही नहीं कि कौन सी थ्योरी पर आगे काम होगा, जैसे कोपरनिकस की थ्योरी डेटा प्रूव होने के बाद यूज़ नहीं लाई गई, पहले ही बिना डेटा के, बिना प्रूव हुए ही, चूंकि वो बेहतर लग रही थी तो उस पर काम हुआ, तो कई लोगों ने मानना शुरू कर दिया या कहना शुरू किया कि साइंस भी बाकी विश्वासों जैसा ही एक विश्वास है। हो सकता है वो बाद में सही साबित हो जाए, लेकिन उसको आपने लिया तो विश्वास के भरोसे ही है। अब कई लोगों ने कहा कि ये लॉबिंग जैसी बात है कि जिस थ्योरी के पक्ष में लॉबी ताकतवर है वो जीतेगी। अब ये जो लोग थे जो ये सवाल उठा रहे थे वो कून की बात से उठा रहे थे, हालांकि कून खुद इस बात के समर्थक नहीं थे। कून ने नहीं माना कि साइंस भी मिथकों की तरह एक मिथक है। ज़्यादातर फिलोसफर्स को ये बात बेतुकी लगती है और खुद कून इसे बार बार किनारा करते थे। बुढ़ापे में एक कॉन्फ्रेंस में तंग आकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं कूनियन नहीं हूँ। उनकी शिकायत ये कभी नहीं थी कि साइंस भरोसे लायक नहीं है। शिकायत ये थी कि किताबों में जो तस्वीर दिखाई देती है कि झूठ से सच की तरफ एक यात्रा है साइंस की, वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें हर मोड़ में एक जज बैठता है, वो फैसला सुनाता है और उसके बाद साइंस बदल जाती है। असली साइंस उससे ज़्यादा जोखिम भरी है, ज़्यादा इंसानी है। उसमें इमोशंस वर्क करते हैं, खूबसूरती वर्क करती है, भरोसा, वादा, दांव, रिस्क, ये सब काम करता है। अब अंत में सवाल वही खड़ा होता है कि अगर ये सिस्टम थोड़ा डावाडोल है, कोई पक्का इतना नहीं है सिस्टम, आप प्योर डेटा के हिसाब से नहीं चल सकते, ह्यूमन इमोशंस उसमें शामिल हैं और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं, कला की बातें हैं, तो ये सब अगर है, साइंस में भी ये प्रॉब्लम है, साइंस में इंडक्शन की प्रॉब्लम है, तो फिर ये इतनी सफल क्यों है? क्यों चेचक को मिटा देती है? क्यों आदमी चांद पर पहुंच जाता है? जिस फोन पर, टीवी पर या कंप्यूटर पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे काम कर रहा है? साइंस इतनी सफल क्यों है? दांव लगाने वाले तो जुए के अड्डे पर भी बैठे हैं, फिर साइंस का जुआ बार बार जीतता क्यों है? इसका जवाब किसी एक फिलोसोफर के पास नहीं है, इसका जवाब एक सिस्टम में है। और उस सिस्टम को समझाने के लिए हमें फिलॉसफी की किताबों से निकलकर 1998 के लंदन चलना होगा, जहां एक डॉक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक ऐसा दावा किया जिसने लाखों माँ बापों की रातें खराब कर दी। उस दावे का जो हुआ वही साइंस के सेल्फ करेक्शन की असली कहानी है। साइंस क्यों मजबूत है, इसी कहानी से हमें पता चलेगा। फरवरी 1998 लंदन का रॉयल फ्री हॉस्पिटल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सामने बैठे हैं एंड्रयू वेकफील्ड, इसी अस्पताल के सर्जन जिनकी टीम का एक रिसर्च पेपर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में से एक द लैंसेट में छपा। पेपर में सिर्फ 12 बच्चों का जिक्र था जिन्हें पेट और बाकी कुछ दिक्कतें थी और जिनमें से 8 के माँ बाप या डॉक्टरों को लगता था कि ये तमाम दिक्कतें एक खास वजह से हैं। वजह MMR वैक्सीन। MMR यानी खसरा जैसी बीमारियों से बचाने वाला वो टीका जो दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को लगता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेकफील्ड ने माइक पर वो बात कही जो उन्होंने अपने पेपर में भी नहीं कही थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है MMR की जगह, एक टीका लगाने की जगह हमको अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीके लगवाने होंगे या लगाने चाहिए। डॉक्टर बेन गोल्डकर अपनी किताब बैड साइंस में लिखते हैं कि ये सुनकर वहाँ बैठे डॉक्टर हैरान हो गए, क्योंकि 12 बच्चों की कहानियों वाला वो पेपर ऐसा कोई दावा करता ही नहीं था या उस लायक था ही नहीं। अगले कुछ सालों में ब्रिटेन के अखबारों ने लेकिन इस कहानी को पकड़ा, सनसनीखेज थी, तो उन्होंने उसे कई बार लगभग 9 साल तक पहले पन्ने पर छापा। जाहिर था माँ बाप डर गए, टीकाकरण की दर गिर गई, खसरा जो खत्म हो चुका था लौट आया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये वो अगला हिस्सा है जो अखबारों में नहीं छपा। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने वेकफील्ड का दावा पकड़ा और उसे परखना शुरू किया। डेनमार्क में 5 लाख से ज़्यादा बच्चों का डेटा खंगाला गया।
टीका लगे बच्चे और बिना टीका के बच्चे दोनों में ऑटिज्म की दर एक जैसी निकली। एक के बाद एक स्टडी आई और किसी में भी यह पक्का नहीं हुआ कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। उधर संडे टाइम्स के एक पत्रकार ब्रायन डेयर ने उस पेपर की पीछे की कहानी खोदनी शुरू की जो पहले लैंसेट में छपा था। कोल्डकर लिखते हैं कि जो 12 बच्चे पेपर में आम मरीज बताए गए थे, उनमें से 10 के परिवार पेपर छपने से पहले ही MMR वैक्सीन के खिलाफ मुकदमे की तैयारी में वकीलों से जुड़े हुए थे और खुद वेकफील्ड को उसी मुकदमे के लिए लीगल एड फंड से लगभग 4,35,000 पाउंड मिले थे। 2010 में लैंसेट ने पेपर को वापस ले लिया क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और ब्रिटेन की मेडिकल काउंसिल ने वेकफील्ड का डॉक्टरी लाइसेंस भी छीन लिया। अब सोचिए पूरे काम में लगे कितने टाइम, 12 साल। लाखों बच्चे इस दौरान बिना वैक्सीन के रहे, खतरे में रहे। सिस्टम कमजोर था। ये एक प्रॉब्लम थी कि अगर इतना कमजोर पेपर है तो इतने बड़े जर्नल में छपा कैसे। लेकिन सिस्टम की खूबसूरती ये है, साइंस की खूबसूरती ये है कि अंत में वो सही रिजल्ट पर आ जाता है। वेकफील्ड को किसी ने नहीं पकड़ा, किसी सरकार ने नहीं, ना किसी अदालत ने कहा कि ये गलत है। उनको उन्हीं औजारों ने पकड़ा जो साइंस के अपने थे। दूसरों ने वही एक्सपेरिमेंट दोहराया। छोटे सैंपल के मुकाबले 5 लाख बच्चों का बड़ा सैंपल लिया गया। हितों के टकराव का खुलासा हुआ। छपे हुए पेपर को वापस लिया गया। फिलोसोफर कार्ल पॉपर की भाषा में कहें तो वेकफील्ड का दावा फॉल्सिफाइबल था, इसलिए फॉल्सिफाई हुआ। देखिए, साइंस की खूबसूरती है कि हम परफेक्ट नहीं है, इंसान परफेक्ट नहीं है। आप एक लिमिटेड नॉलेज जान सकते हैं, लिमिटेड बातें जान सकते हैं। साइंस ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास स्पेशल नॉलेज है। वो इसी सिस्टम के अंदर गलत होते होते सही होता है। और सही कैसे होता है कि एक साइंटिस्ट कोई दावा करता है तो 10 साइंटिस्ट उसे परखने के लिए आ जाते हैं, और जब ऐसे परखने वाले आते हैं तो ये पहला साइंटिस्ट हर्ट नहीं होता कि मेरी बात को गलत कह रहे हो, और उसको भी इसको गलत करने से कोई मतलब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी साइंटिस्ट की बात गलत साबित होती है तो वो खुश होता है कि चलो यार, हमको एक नई बात पता चली। यहाँ मुख्य उद्देश्य बात पता करने से है, सही बात पता करने से है, एक सिस्टम के तहत जिसमें कोई कही बात किसी की पर्सनल बात नहीं है, या तो वो सच है या वो गलत है। अब इसकी तुलना किसी टोने टोटके वाले दावे से कीजिए। उस टोना टोटका वाले की कोई बात गलत निकली या ऐसा कोई तरीका गलत निकला तो ना कोई संस्था है जो लाइसेंस छीनेगी, ऐसा कोई जर्नल नहीं है जो दावा वापस लेगा, ऐसा कोई स्टडी नहीं होगी कि 5 लाख केस हम स्टडी करके बताएंगे कि हम सही हुए या गलत हुए। अगर टोना टोटका में कोई वेकफील्ड हो तो वो पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पकड़ने वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। यही साइंस का असली जवाब है। साइंस गलत हो सकती है, साइंस गलत होती रहेगी, होती रही है। फर्क यह है कि साइंस अकेली व्यवस्था है जिसमें अपनी गलतियां पकड़ने की मशीन अपने ही सीने में फिट है। भरोसा साइंटिस्ट पर नहीं किया जाता, भरोसा उस सिस्टम पर किया जाता है जो इसी बात पर टिका है, फॉल्सिफाइबिलिटी, कि पहले तो वो दावा ही दावा माना जाएगा जिसे गलत साबित किया जा सकता है, और दूसरी बात कि जैसे ही एक दावा होता है, एक तमाम ग्रुप है, दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं जो उस दावे की पड़ताल में लग जाते हैं। तो वैक्सीन वाला जो हमने केस लंदन वाला सुनाया था, उसमें गलती क्या थी? गलती ये थी कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये बता सके कि डरे हुए माँ बाप का क्या किया जाए। सिस्टम ये बता सकता है कि वैक्सीन काम की है या नहीं है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि क्या सही है। अब कई लोग कहते हैं कि इसी आधार पर साइंस के इस अनफॉल्सिफाइबिलिटी या मजबूत सिस्टम के चलते ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में साइंस धर्म की भी जगह ले लेगा। अब इस बात में कितना दम है ये देखते हैं। एक किस्से से शुरू करते हैं। 25 जुलाई 1972 की सुबह अमेरिका के अखबारों में एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्टर जीन हेलर की एक खबर छपी। उस खबर ने अमेरिकी सरकार की मेडिकल मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर दिया। खबर ये थी कि पिछले 40 साल से या 1932 से अमेरिकी सरकार के डॉक्टर एक स्टडी चला रहे थे। एलेबामा राज्य के एक कस्बे में स्टडी चल रही थी जिसमें 399 गरीब काले मजदूर थे जिन्हें सिफिलिस था, एक ऐसी बीमारी जो पूरे शरीर और दिमाग को खा जाती है। डॉक्टरों ने इन मजदूरों को कभी बताया ही नहीं कि उन्हें क्या बीमारी है, बस उतना कहा कि तुम्हारा खून खराब है। अब बदले में, टेस्ट के बदले में, एक्सपेरिमेंट के बदले में मुफ्त खाना दिया, मुफ्त चेकअप किया, और मर गए तो दफनाने का खर्च भी दिया।
इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर 40 साल तक बस ये देखते रहे कि एक बीमारी इंसान को कैसे खत्म करती है। अब इस कहानी की सबसे चुभने वाली बात सुनिए। 1940 के दशक के आखिर से ही हमारे पास सिफिलिस का पक्का इलाज मौजूद था। सामान्य सी पेनिसिलिन, एक इंजेक्शन की सुई जितनी दूरी पर जिंदगी रखी हुई थी, वो सुई इन आदमियों तक 25 साल तक पहुंचने ही नहीं दी गई, क्योंकि इलाज हो जाता तो स्टडी खराब हो जाती। अब दिलचस्प बात और सुनिए, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई छुपाकर सीक्रेट स्टडी की गई हो। इस स्टडी के नतीजे सालों तक मेडिकल जर्नल्स में खुलेआम छिपते रहे। सालों तक साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स को देखा, सबको पता था क्या हो रहा है, लेकिन किसी को उसमें कुछ गलत नहीं दिखा, क्योंकि वो साइंस का जो सिस्टम ये जांचता है कि दावा सच है या नहीं, डेटा ठीक है या नहीं, तरीका ठीक है या नहीं, वो ये नहीं बता सकता कि ये काम होना चाहिए या नहीं। इस स्टडी को रोका किसने? किसी एक्सपेरिमेंट ने नहीं। पीटर बक्सटन नाम के एक नौजवान सरकारी कर्मचारी ने, जिसने 1966 में इस स्टडी का पता किया और जिसका जमीर ये बोझ उठा नहीं पाया। सालों तक शिकायतें करने के बाद उसने प्रेस तक ये बात पहुंचाई और 1972 में स्टडी बंद हुई। 1997 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बचे हुए बुजुर्गों से देश की तरफ से माफी मांगी। अब इस पूरे प्रकरण से एक बात समझिए, एक्सपेरिमेंट सही है या गलत, दवाई काम करेगी या नहीं, क्या सच है 1 + 1 2 है या 3, ये तमाम बातें शायद साइंस से पता चल सकती हैं। साइंस ये तय कर सकता है कि क्या चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो किया जाना चाहिए या नहीं, ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं बता सकती। इस सवाल का जवाब किसी टेस्ट ट्यूब से नहीं निकलता। और यहाँ इस एपिसोड का सबसे पुराना किरदार तीसरी बार लौटता है, डेविड ह्यूम। वही ह्यूम जिन्होंने इंडक्शन की नींव में छेद दिखाया था। उन्होंने अपनी किताब अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर में, जो 1739 में छपी, उन्होंने एक बारीक बात पकड़ी इसमें। उन्होंने लिखा कि लोग पहले तो दुनिया के बारे में बताते हैं कि क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर चुपके से इस बात पर कूद जाते हैं कि क्या होना चाहिए। ह्यूम कहते हैं ये छलांग तर्क से नहीं निकलती। ऐसे समझिए कि साइंस कहती है कि सिगरेट से कैंसर होता है, ये फैक्ट है, नपा हुआ है, बार बार परखा हुआ है। अब अगला वाक्य बोलिए, इसलिए सिगरेट मत पियो। इसलिए के भीतर एक चुपचाप बैठा हुआ फैसला है कि लंबा और सेहतमंद जीना अच्छी चीज है, सिगरेट खराब है। इस बात से ये बात कैसे निकलेगी कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? इसे ऐसे कह सकते हैं कि आप इस बता सकते हैं क्या है, लेकिन इससे शुड नहीं पैदा कर सकते। ये टेबल है, मैं इसे तोड़ सकता हूं, ये तमाम बातें फैक्चुअल हैं, लेकिन इसे तोड़ना चाहिए या नहीं, ये बात कोई साइंस या कोई लॉजिक बता नहीं सकता, या पहले लॉजिक से ये बात निकल के नहीं आती। इज से शुड नहीं निकल सकता, यही बात थी ह्यूम की। अब एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कल को साइंटिस्ट या साइंस कोई ऐसा जीन खोज ले जो इंसान में हिंसा या आक्रामकता बढ़ाती है। आपको पता चलता है कि आप में ये जीन है तो आप ज़्यादा हिंसक हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे में कल पता चले कि ये आदमी झूठ बोलने वाला जीन है इसके अंदर, तो क्या मेरा झूठ जायज़ हो जाएगा? क्या हिंसा करने वाले के अंदर कोई ऐसी जीन है जिससे वो हिंसा करता है, तो क्या हिंसा जायज़ हो जाएगी? नहीं। फैक्ट एक चीज है, वैल्यू दूसरी। ऐसी जीन मिल भी जाए तो हिंसा को माफी नहीं मिलेगी, ना हिंसा करने वाले की जिम्मेदारी घटेगी। नैतिकता किसी साइंस से नहीं निकलती। ये ह्यूम की सबसे तगड़ी बात थी। हालांकि इसके विपक्ष में भी तर्क हैं। अमेरिका के एक लेखक हैं सैम हैरिस, न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं और अपना पॉडकास्ट भी चलाते हैं, काफ़ी जाने माने हैं। किताब भी लिखी थी उन्होंने 2010 में, एक द मॉरल लैंडस्केप। इसमें वो एक बात कहते हैं कि नैतिकता का अंत में यही मतलब है कि सबका नुकसान कम से कम हो, या सबका भला हो, या सबका तकलीफ घटे, ये अंत उद्देश्य है। लेकिन और इसी के हिसाब से फिर साइंस ये तय कर सकता है कि कौन सी प्रोसेस से, किससे आपका भला होगा, किससे दर्द कम होगा। तो हम अगर ये मान लें कि अंत में एक ही नैतिकता है कि सबका भला हो, सबका बुरा ना हो, तो आप ये तरीका निकाल सकते हैं साइंस से। हालांकि हैरिस की ये बात ह्यूम के उस तर्क को खारिज नहीं करती कि आप ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया है, लेकिन दुनिया में खुशी होनी चाहिए, इंसान को पनपना चाहिए, ये हमारा वैल्यू है। इंसान है, इससे शुड नहीं निकलता। यही बात कहीं से भी लॉजिकली पैदा नहीं होती। ये हमारी नैतिकता है, हमारी चॉइस है या हमारी समझ है। इसे साइंस नहीं बता सकते, कोई एक्सपेरिमेंट ये मेजर नहीं कर सकता। देखिए, साइंटिस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक बातों पर, फैक्ट्स पर सहमत हो जाते हैं,
1+1 = 2, या वही एग्जाम्पल मैं बार बार दे रहा हूँ कि ग्रेविटी या कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल, इस पर कोई भी आप दो वैज्ञानिक ले आओगे तो मूलतः जो स्टैंडर्ड स्टेब्लिश्ड साइंस है उस पर वो सहमत होंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, इस पर साइंटिस्ट भी लड़ते रहते हैं। तो साइंस सच को नहीं ढूंढती, वो क्या ढूंढती है, अहम सच को, यानी इंपॉर्टेंट ट्रुथ को ढूंढती है। इंपॉर्टेंट ट्रुथ का मतलब ट्रुथ तो अनगिनत हैं, हजारों करोड़ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, कौन से सच को नापा जाना चाहिए, किस बात को जानना चाहिए, यह फैसला वैल्यू से डिसाइड होता है। किस बीमारी पर रिसर्च होगी, किस पर नहीं, किस सवाल पर करोड़ों खर्च होंगे और कौन सा सवाल 100 साल तक पूछा ही नहीं जाएगा, ये फैसले लैब के अंदर नहीं होते, लैब से पीछे होते हैं। यानी वैल्यूज साइंस के बाद नहीं आती, वो पहले बेस में होती हैं। यानी जब हम ये कहते हैं कि ये निष्पक्ष है, निष्पक्ष कुछ नहीं होता। पहले ही आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चुनते हो, उस चुनने के पहले ही एक वैल्यू है कि ये एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि धर्म या जो एथिक्स है, मैं धर्म कह दे रहा हूं लेकिन बात धर्म की नहीं है, बात यह है कि एथिक्स, फिलॉसफी, इन सब का वैल्यू साइंस के बावजूद है। क्योंकि साइंस ये सब तय कर सकता है कि क्या गलत है क्या सही। वो रेडियो बना सकता है, वो फेसबुक बना सकता है, सोशल मीडिया बना सकता है, लेकिन सोशल मीडिया देखा जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में साइंस को कुछ नहीं कहना है। या वो ये भी बोल सकता है कि इसके नुकसान होंगे, लेकिन नुकसान नहीं होने चाहिए या नुकसान से बचना चाहिए। ये वैल्यूज से आता है, ये पहले तय होता है और वो पहले तय होना ही जरूरी है। इसीलिए साइंस के बावजूद जगह बच जाती है। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि साइंस धीरे धीरे धर्म की जगह ले लेगी, तो आप अब इस पूरी बहस के बाद ये समझ सकते हैं कि वाक्य कहाँ फिसल रहा है। धर्म के पास दो तरह के सवाल थे पहले, कि दुनिया कैसे बनी, बारिश क्यों होती है, बीमारी क्यों होती है। ये कुर्सी साइंस ने सचमुच ले ली है और ईमानदारी से कहें तो पुराने जवाबों से बेहतर जवाब दिए हैं। ऐसे जवाब जो गलत साबित हो सकते थे लेकिन फिर भी टिके रहे, और आज हम उन्हीं जवाबों पर चलते हैं। लेकिन धर्म के पास एक दूसरा सवाल भी था, जो कम से कम पहले धर्म के पास ही था या फिलॉसफी के पास था, कि जीना कैसे है, किस चीज़ के लिए जीना है, दुख का क्या करना है। ये कुर्सी साइंस ने खाली करवा दी है, लेकिन उस पर बैठी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अब साइंस के चक्कर में आप कह सकते हो कि धार्मिक नहीं है लोग, नास्तिक हो रहे हैं, लेकिन साइंस अंत में इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। उसके औजार है को नापते हैं, इसको नापते हैं, जो है फैक्ट को नापते हैं, लेकिन शुड को नाप नहीं सकते। अब उस खाली कुर्सी पर दावा किसका होगा, धर्म का, फिलॉसफी का, या हर इंसान का अपना? ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है और ये फैसला हम नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही काफी है कि वो कुर्सी है, जेन्युइन है, और उस पर साइंस नहीं बैठ सकती, वो खाली है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी इरशाद, और बाकी साथियों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर आपको एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, इस पर आप अपने फीडबैक या कोई भी बात लिखकर हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।